हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हमने चर्चा की थी जो मैक्सवेल ने दी थी। और आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल जिसके बारे में हम एक स्टडी करते हैं। क्या नाम है हमारे पास? बोर मॉडल। देखना भी ध्यान से। हमें ये पता चल गया था कि परमाणु जो होता है उसके केंद्र में नाभिक होता है और इस सब के बारे में बताने वाला कौन था? आपका रदरफोर्ड था। अब बोर मॉडल ने क्या कहा? देखो एक बात सुनना, मैक्सवेल जो आया था, मैक्सवेल क्या कह रहा था कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेशित कण अगर गति कर रहा है तो आवेशित कण जब भी गति करेगा तो उससे क्या होगा? किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का या फिर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और लगातार अगर उत्सर्जन हो रहा था तो उसकी एनर्जी एक टाइम बिल्कुल जीरो होकर के वो परमाणु के नाभिक में गिर जाएगा। मतलब उनके अकॉर्डिंग परमाणु का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तो इस बोर मॉडल में क्या बात थी खास कि बोर मॉडल ने क्या कहा कि परमाणु जो होता है उसके केंद्र में तो नाभिक होता है, ये तो हमें पहले पता था। तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, रदरफोर्ड ने तो ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद उससे पूछा गया कि कौन सी वर्ताकार कक्षा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाए रदरफोर्ड। तो यहाँ पे आपका बोर मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब यहाँ निश्चित का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो क्या होगा? एक निश्चित ऊर्जा वाले कक्षक में चक्कर लगाता है। कक्षा में चक्कर लगाता है। मतलब इन्होंने कहा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो चक्कर कहाँ लगाएगा? अपनी निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे सारा कंक्लूजन निकल के आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और वो कौन सी वर्ताकार कक्षाएं होती हैं? निश्चित ऊर्जा वाली वर्ताकार कक्षाएं होती हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो वो कहाँ घूमेगा? अपनी ही कक्षा में घूमेगा, वो किसी दूसरी कक्षा में नहीं घूमेगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस तो नहीं होगा। अब देखो जो मैक्सवेल वाला पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा? गति करेगा या कोई भी आवेशित कण गति करेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो जब इनसे कंपेयर किया गया तो इन्होंने कहा, मैक्सवेल ने कहा कि देखो अब आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का उत्सर्जन कब करेगा और अवशोषण कब करेगा? तो बोर ने इस बात को क्लियर किया कि देखो मान लो कि ये हमारे पास पहला कक्षक है, पहली कक्षा है, ये हमारे पास दूसरी कक्षा है और ये हमारे पास तीसरी कक्षा है। तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो कि कहाँ पे आना चाह रहा है? पहली कक्षा में आना चाह रहा है। तीसरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आना चाह रहा है? पहली कक्षा में आना चाह रहा है। तो मैं कह देता हूँ कि तीसरी कक्षा की जो ऊर्जा होती है, तीसरी कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? इस पहली कक्षा से ज़्यादा होती है। हमने क्या कहा कि तीसरी कक्षा की ऊर्जा इस पहली कक्षा की ऊर्जा से क्या होती है? ज़्यादा होती। तो पहली कक्षा की ऊर्जा से अगर तीसरे की ज़्यादा है तो ये जब इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष वाला कहाँ पे आएगा? पहले कोष में आएगा। तीसरे कोष वाला इलेक्ट्रॉन जब पहले कोष में आएगा तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया तीसरे वाले के पास तो ऊर्जा पहले से ज़्यादा है और पहले वाले की ऊर्जा क्या है? कम है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, मतलब कम ऊर्जा स्तर वाले में आएगा, तो क्या करना पड़ेगा? उसे ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन। और ऊर्जा का उत्सर्जन यहाँ पे होता है वो किस फॉर्म में होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में होता है या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या निकल के आया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? उच्च ऊर्जा स्तर से, अपने उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ पे आ रहा है? निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है। निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है। तो उच्च ऊर्जा स्तर से अगर निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो या देखो समझने का तरीका ऐसे मान लो कि अगर आप तीसरी क्लास में है तो तीसरी क्लास की फ़ीस ज़्यादा होती है, नॉलेज ज़्यादा होता है, और पहली क्लास की फ़ीस क्या होती है? कम होती है। तो मान लो कि पहली क्लास की फ़ीस 1 रुपये है और तीसरी क्लास की फ़ीस अपन 3 रुपये मान लेते हैं। तो तीसरी से पहली में आने के लिए आपके पास यहाँ तीसरी से पहली में आने के लिए आपको 1 रुपया चाहिए। मतलब कितना चाहिए आपको? 1 रुपया। तो आपको 2 रुपये क्या करने पड़ेंगे? बाहर छोड़ने पड़ेंगे। तो मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो क्या करता है? वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ऊर्जा का क्या करता है? वो उत्सर्जन। और यहाँ जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वो किस रूप में होगा? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होगा। किस रूप में होगा? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होगा, रेडिएशन के रूप में होगा। बात समझ में आ गई ना? लेकिन जब इसने पूछा कि भैया जब कोई इलेक्ट्रॉन पहले से तीसरे में जाना चाहे तो क्या होगा? तो पहले इसकी ऊर्जा कम है, तीसरे की ऊर्जा क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब इसको 1 रुपया था इसकी जेब में और यहाँ तीसरी में जाने के लिए 3 चाहिए ना,
तो 2 एक्स्ट्रा चाहिए, मीन्स से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि निम्न ऊर्जा स्तर से जब कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहे, उच्च ऊर्जा स्तर में, तो ऊर्जा क्या करेगा, ये अवशोषित करेगा। तो ऊर्जा का क्या होगा, यहाँ पे अवशोषण होगा। अब ये ऊर्जा का अवशोषण भी किस रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। तो बोर मॉडल क्या कहता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, किसकी फॉर्म में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जा रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, उसे ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा। और यहाँ ऊर्जा का अवशोषण भी किस रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है। तो बोर मॉडल ने देखो क्या बता दिया, सबसे पहले बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी निश्चित ऊर्जा वाले कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अगर किसी को घूमने का शौक है, पहले से दूसरे में तीसरे में जाना चाह रहे हैं, तो जो निम्न ऊर्जा वाला अगर उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करके जाएगा, अगर उच्च वाला निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करके जाएगा। और वो उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। बात समझ आ गई ना। तो ये था हमारे पास बोर का मॉडल। अब देखो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगा रहा था, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा था। तो अब इससे ये पूछा गया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगाएगा। समझने के लिए हम क्या ले रहे हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगाएगा, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। बोर से किसी ने ये पूछा कि बताओ, अगर मैंने कहा कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं किसी कक्षा में, अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन आया, बोला साहब मेरे को तो तीसरी कक्षा में घूमना है या पहले में घूमना है, तो वो इलेक्ट्रॉन, समझने के लिए बात कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमेगा या किसी कक्षा में जो घूमेगा तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाएगी। तो बोर क्या कहता है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए उसका कोणीय संवेग जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, वो इक्वल होना चाहिए किसके, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है, पूरी संख्या होनी चाहिए। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमना चाहेगा तो उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। और कोणीय संवेग की बात करें तो देखो संवेग मतलब वेग के साथ द्रव्यमान या द्रव्यमान के साथ वेग, तो ये क्या हो गया, संवेग होता है m/v, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। कोणीय का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा और ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, प्रत्येक कक्षा के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, mvr। तो कोणीय संवेग क्या होता है, mvr। इसको अपन इंडिकेट करते हैं किससे, L से करते हैं। तो कोणीय संवेग का मान कितना होना चाहिए, nh/2 पाई होना चाहिए। मतलब अगर ये इस टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन किसी भी बोर कक्षा में क्या कर सकता है, गति कर सकता है, घूम सकता है। तो यहाँ m क्या हुआ, बात होगी या कि m क्या हुआ, तो m क्या होगा यहाँ पे, मास बोले तो द्रव्यमान, तो m हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या हो गया आपके इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया, r क्या होगी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होगी कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे n क्या होता है, कोस होता है, कौन से कोस, पहला कोस, तो n का मान 1 हो जाएगा। अगर दूसरे कोस में घूम रहा है तो n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरे में घूम रहा है तो 4 हो जाएगा। ऐसे करते करते वो किसी भी कोस में घूम सकता है। h यहाँ जो आता है वो h क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। h बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ h या प्लांक नियतांक का मान निम्न में से होगा, और वहाँ पे अक्सर हम गलती करते हैं कि इसका जो मात्रक लिखा होता है, जल्दबाजी में हमें पता है कि h प्लांक नियतांक, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आता है अपने को तो अपन वैल्यू देखते हैं 6.62 × 10⁻³ जूल गुणा सेकंड होता है। ऑप्शन में क्या आता है, जूल इंटू सेकंड ऐसे लिखा होता है, और एक लिखा होता है जूल बटा सेकंड। तो हम ये नहीं चेक करते कि जूल इंटू सेकंड है या जूल बटा सेकंड है, तो ये ध्यान रखना, कई बार ये इसमें मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। तो क्या होगा, प्लांक नियतांक का मान होता है 6.62 × 10⁻³ जूल गुंटू सेकंड होता है। यहाँ पे पाई पता ही अपने को क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये रूल अगर कोई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है तो वो किसी कक्षा में आसानी से घूम सकता है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया क्या, कि कोणीय संवेग का मान कौन कौन सा संभव है, निम्न में किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का कौन सा मान संभव है। देखना
आपके पास ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है h/2π, दूसरा ऑप्शन आपके पास दे रखा है 2h/2π, थर्ड ऑप्शन आपके पास दे रखा है 3h/2π और फोर्थ ऑप्शन आपके पास दे रखा है सभी। तो कौन ये संवेग का कौन सा मान संभव है, ऐसा पूछ रखा है। हम तो क्या जानते हैं कि MVR जो होता है वो NH/2π के बराबर होगा। मतलब यहाँ जो n आएगा वो कोई भी पूर्णांक संख्या होगी, भिन्नांक संख्या यहाँ पे नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन देखना h/2π, मतलब यहाँ पे n का मान कितना है, 1 है, मतलब ये वाला मान संभव होगा। दूसरा कितना है h/2π, देखो आप तो h/2π है, इसका पूर्ण गुणज कितना है 2, इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा, संभव होगा। यहाँ देखो कितना h/2π, कितना यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये वाला मान भी क्या होगा, संभव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ये तो था सिंपल फॉर्म। अगर मैं इसमें ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे देखना दूसरे ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपके पास है 3.5h/π, दूसरा ऑप्शन लिखा है मैंने यहाँ पे 7h/π, थर्ड ऑप्शन लिखा है मैंने यहाँ पे 5h/π और फोर्थ दे रखा है यहाँ पे सभी। तो क्या होगा इसमें, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आए, मतलब ऑप्शन ऐसा हमारे पास हो, तो हमें ध्यान क्या रखना है भैया, h/2π का पूरा गुणक होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे h/π दिख रहा है, 2π नहीं दिख रहा ना, तो ऐसे क्या करो, आप इसको ऊपर और नीचे दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से। और जब आप ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3.5 × 2 कितना हो जाएगा, 7h/ कितना हो जाएगा, 2π। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि h/2π का पूर्ण गुणक होना चाहिए। तो यहाँ पे पूर्ण गुणक कौन है, यहाँ पे 7, इसका मतलब ये वाला मान क्या होगा, संभव होगा। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, 7वें कक्षक में। क्या ये वाला संभव है क्या, तो सेम करना है आपको, क्या करो, ऊपर भी 2 से गुणा कर दो और नीचे भी 2 से गुणा कर दो। तो ऊपर क्या आ गया, 7 दूनी 14h/ क्या होगा, 2π। तो ये h/2π का पूर्ण गुणक है, क्या पूर्ण गुणक है, इसका मतलब ये वाला मान भी क्या होगा, संभव होगा। इसमें देखो 5h/π, इसको ऊपर से 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा कर दो, तो क्या होगा, ये h/2π हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 10h/2π। इसका मतलब ये वाला मान भी क्या होगा, संभव होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास बोर का मॉडल। और क्या कहा बोर ने, देखो अच्छा, बोर मॉडल ने और क्या कहा, तो बोर ने देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर अपन बात करें कि वो किसी कक्षा में घूम रहा है, तो अगर पहले कक्षा में घूम रहा है तो उसकी त्रिज्या अलग होगी, उसका वेग अलग होगा, उसका एनर्जी या उसकी ऊर्जा अलग होगी। मतलब किसी भी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो प्रत्येक कक्षक की ऊर्जा, उसकी त्रिज्या और उस इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जब अपन एप्लीकेशंस की बात करते हैं, अनुप्रयोग की बात करते हैं, किसके, बोर मॉडल के अनुप्रयोग की बात करते हैं, तो हमें केवल फॉर्मूलेज ध्यान रखने हैं, कहाँ से डराइव हुए, कहाँ से आए, किससे बना, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आएगा वो डिट्टो आपको कंपेयर करना होगा। किसी एक हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या दे देगा, आपको पूछ लेगा कि हीलियम के लिए बताओ, लिथियम की दे देगा आपको, बेरिलियम की पूछ लेगा, तो वहाँ पे अपने को कंपेयर करना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। तो देखो किसी भी परमाणु की अगर त्रिज्या की बात कर ले, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन या परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी त्रिज्या या उसकी रेडियस की बात करते हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमेगा तो उसकी रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला आता है 0.529 × n²/z और त्रिज्या को अपन ने यहाँ पे एंगस्ट्रॉम के अंदर इंडिकेट कर दिया। तो यहाँ जो n होता है, n क्या होता है, कोस होता है। कौन सा कोस है, अगर पहला कोस है तो n का मान 1 हो जाएगा, दूसरा कोस है तो n का मान 2 हो जाएगा, तीसरा कोस है तो n का मान 3 हो जाएगा। और यहाँ z जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि आपकी त्रिज्या जो है वो त्रिज्या किसके साथ बदल रही है, मैं लिख देता हूँ, देखो r समानुपाती n²/z। मतलब आपके पास किसी भी परमाणु की त्रिज्या अगर आपको तुलना करनी हो तो कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आपकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपका परमाणु क्रमांक अकेला बढ़ रहा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हम क्या कहेंगे, यहाँ पे दूसरी बात कर लेते हैं अपन वेग की, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि v = 2.186 × 10⁻⁶, और यहाँ जो डिपेंड करता है वो z/n पे करता है। और ये आपका जो मान है वो किसके अंदर है, मीटर प्रति सेकंड के अंदर है।
अगर आपको किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है तो वेग का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2.186 गुणा 10⁻6 Z/n मीटर प्रति सेकंड। अगर सेंटीमीटर में अगर आप इसको लिखते हैं तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 × 10⁻6 Z/n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर, अच्छा सेंटीमीटर में करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁸ हो जाएगा। तो ये किसी भी कक्षक में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग है। तीसरी एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। एक बार आप समझ लीजिए कि उस फॉर्मूले जो हैं उन्हें हमें डेराइव नहीं करना है, हमें केवल ये देखना है कि आपकी त्रिज्या, आपका वेग और आपकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है उसका अगर अपन फॉर्मूला लिखें तो ई क्या होती है, -13.6 × Z²/n², और यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर बता रखी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। प्रति परमाणु इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाली होती है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ किसके अंदर, जूल के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, -2.18 × 10⁻18 Z²/n², और ये वाली जो वैल्यू होती है वो किसके अंदर होगी, हमारे पास जूल पर एटम में होगी। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है किसके, बोर मॉडल के। एक बार आप वापस ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद अपन इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या क्या होती है, 0.529। आप 0.529 को 0.53 भी मेजर कर सकते हैं, × n²/z, मतलब आपके परमाणु की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जो होगी वो कोषों की संख्या बढ़ने के साथ तो बढ़ेगी और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्या होगी, वो घटेगी। अगर वेग की बात करें तो वेग क्या है, देखो वेग समानुपातिक किसके है, Z/n। अगर मैं परमाणु क्रमांक की बात करूं तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, और अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ बात करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा में क्या होगा कि ऊर्जा का मान जो है वो किसके साथ हो रहा है, Z²/n²। तो यहाँ पे देखो एक साइन लगा होता है, किसका, माइनस का साइन लगा होता है। इसका मतलब अगर आप कोषों की संख्या बढ़ाने जाओगे तो हम क्या करें, देखो माइनस लगा हुआ है, अगर कोषों की संख्या बढ़ाओगे तो होना क्या चाहिए कि कोषों की संख्या बढ़ेगी तो प्रति, ये व्युत्क्रमानुपाती है ना n, तो कोषों की संख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ विपरीत होता है इस नेगेटिव साइन के कारण कि अगर कोषों की संख्या बढ़ जाएगी तो ऊर्जा क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, और अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो ऊर्जा क्या होगी, आपकी घटेगी। ये तीन हमारे पास एप्लीकेशन आ जाते हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कर सकते हो, और किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो। अब समझना थोड़ा सा यहाँ पे, अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार आप ध्यान से सुनना कि बोर का मॉडल जो होता है वो केवल और केवल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज पर ही लागू होता है। मतलब अगर अपन बोर मॉडल की बात करें तो बोर मॉडल केवल उसी परमाणु के ऊपर लागू होगा जिसके पास क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सबसे पहले अपन अगर बात करें तो किस पे लागू होगा, हाइड्रोजन। तो हम ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस पे एप्लीकेबल हो रहा है, ये हाइड्रोजन परमाणु पे। इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हीलियम, तो हीलियम जो परमाणु है उसके पास परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसका मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर अपन ऐसे लिख दें कि He+, इसका मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया है तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। इसका मतलब ये हीलियम प्लस पे एप्लीकेबल होगा। अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे अगर 2+ लिख दें इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक। तो ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज पर लागू होता है। कौन, बोर का मॉडल। ये बोर मॉडल की कमियों में अपन पढ़ते हैं। तो अगर अपन यहाँ पे किसी परमाणु की तुलना करेंगे तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा RH1 और RHE2। इसका मतलब क्या हो गया कि ये R4 रेडियस होती है किसकी, हाइड्रोजन परमाणु की, और कौन सी कक्षा की, पहले कोष की। यहाँ पे R का मतलब रेडियस हो गया किसकी, हीलियम परमाणु की, और कौन से कोष की, दूसरे कोष की। तो इनका अगर हमें क्या पूछा है कि अनुपात पूछा है तो हम क्या जानते हैं, देखो R जो होती है ना त्रिज्या, क्या होती है 0.53 × n²/z, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ देखो ऊपर और नीचे दोनों सेम ही आएंगे डिजिट। तो ऊपर वाले में क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो R क्या होता है 0.53 ×
n की वैल्यू कितनी यहाँ के लिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 डिवाइड में z परमाणु क्रमांक कितना हाइड्रोजन का 1 होता है, तो आप इसमें भी क्या करोगे डिवाइड 1। ये तो किसका हो गया हाइड्रोजन परमाणु का। नीचे कौन दे रखा है हीलियम परमाणु दे रखा है, तो हीलियम के लिए z कितना हो गया 2 और यहाँ पे कोस भी कितना है 2 है, तो क्या होगा नीचे 0.53 इंटू एन स्क्वायर, एन कितना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन में z कितना होता है हमारे पास 2 होता है, तो यहाँ से 2 से, तो ये देखो ये वाली संख्या तो आपस में सेम है, तो आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। नीचे क्या बचा 2 बचा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1:2। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष की त्रिज्या और हीलियम परमाणु के दूसरे कोष की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है 1:2 होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, वो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन किसका था बोर मॉडल का। अब देखो एक बात करते हैं अपन ऊर्जा की। ऊर्जा होती है ना किसी भी परमाणु किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसकी बात करते हैं, और यहाँ पे अपन किसके लिए लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है E = -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो प्रति परमाणु ऊर्जा इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे EH मतलब हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कौन से कोष के लिए पहले कोष के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु का मतलब हमें पता चल गया कि परमाणु क्रमांक आपका कितना रहने वाला है 1 रहने वाला है, तो क्या लिखोगे E हाइड्रोजन परमाणु और पहले कोष के लिए, तो -13.6 इंटू Z कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और N भी कितना है हमारे पास 1 है। इसका मतलब आपके पास पहले कोष की जो ऊर्जा होगी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ EH2 हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कोष की ऊर्जा, तो क्या लिखोगे -13.6 इंटू Z कितना रहने वाला आपका हाइड्रोजन है तो 1 रहने वाला है, तो Z² 1, N कितना है यहाँ पे अभी 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब यहाँ पे आप ऊर्जा निकालोगे कितनी आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगी। अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे कोष की ऊर्जा की बात करता हूँ तो क्या होगा -13.6 इंटू Z कितना आपका हाइड्रोजन है तो 1, तो Z का स्क्वायर 1 अपॉन N की वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु के चौथे कोष की बात करता हूँ तो ऊर्जा क्या होगी -13.6 इंटू Z कितना आपका 1 और N की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप सोल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 0.85 के अप्रोक्सीमेशन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब एक छोटा सा बात देखना है यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष की ऊर्जा कितनी होगी तो हम क्या बोल रहे हैं -13.6, दूसरे कोष की कितनी होगी तो -3.4 होगी। इलेक्ट्रॉन किसके लिए है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अगर तीसरे कोष की बात करेगा तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर फोर्थ की बात करेगा तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एनर्जी किस में आ रही है, यहाँ पे साइन नेगेटिव में आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक बात कही थी कि अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HE मतलब उच्च ऊर्जा वाले से कहाँ पे आ रहा है निम्न ऊर्जा वाले में आएगा। तो अपन तो ये कह रहे थे कि अगर उच्च से निम्न में आ गया इसका मतलब ऊर्जा का लॉस होगा, और ऊर्जा का लॉस होगा तो अब देखो यहाँ पे अगर उच्च से निम्न में आ रहा है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन आपका दूसरे कोष से कहाँ पे आ रहा है पहले कोष में आ रहा है। तो दूसरे से पहले में आएगा तो क्या चेंज होगा यहाँ पे एनर्जी चेंज होगी, और एनर्जी का मतलब क्या हो गया E और चेंज का मतलब क्या हो गया डेल E। तो यहाँ पे क्या एनर्जी क्या चेंज हो रही है एनर्जी ऊर्जा चेंज हो रही है। तो जब भी कोई चेंज होता है हम क्या लिखते हैं E फाइनल माइनस E इनिशियल, मतलब लास्ट वाला माइनस पहले वाला। अब देखो एनर्जी लास्ट वाली कितनी है 2 से पहले में आ रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं अपन, तो पहले में आ रहा है मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन E फाइनल, और E फाइनल का मतलब कौन सा हो गया पहले कक्षा की ऊर्जा माइनस इनिशियल बोले तो पहले वाला, तो पहले किस में था वो दूसरे में था कि नहीं था, तो क्या होगा E2। वापस समझना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है दूसरे पहले में आ रहा है, कहाँ से दूसरे से, तो लास्ट में किस में आया पहले में, तो फाइनल कौन सा हो गया पहला, पहले किस में था दूसरे में, इनिशियल कौन सा हो गया दूसरा। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष की ऊर्जा कितनी है -13.6, तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे -13.6 माइनस दूसरे कोष की ऊर्जा कितनी है, तो आप क्या कर रहे हो -3.4 है, तो मैं यहाँ पे -3.4 लिखूंगा, तो माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस। अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आएगा -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। देखना जरा यहाँ पे आपका जो चेंज इन एनर्जी या ऊर्जा में परिवर्तन है वो कितना आ रहा है -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है।